Dear students, I am teaching you the lesson number 3 of history ruling the countryside. ग्रामीण क्षेत्र में शासन कर द कंपनी बिकम्स द दीवान, कंपनी का दीवान के रूप में बनना या दीवान के रूप में कंपनी का सामने आना। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव टेंट, और वास्तव में संभवतः बहुत से प्लेस रॉबर्ट क्लाइव का जो तंबू था उसके दिन आगे। विद ए फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ थोड़े से ही अंग्रेज व्यक्ति और इंडियंस एज विटनेस, इसके गवाह थे। बट इन पेंटिंग एबव, पर जो ऊपर पेंटिंग दिखाई गई है, चित्रकारी दिखाई गई है, द इवेंट इज शोन, इसमें घटनाएं दिखाती हैं एज ए मैजेस्टिक ओवेशन, कि एक जादुई अवसर के बाद टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सेटिंग, जिसमें कि बहुत विभिन्न प्रकार की बड़ी सेटिंग इस स्थान पर की गई है। द पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव, जो इसका चित्रकार था उसको क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया था। टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव लाइफ, क्लाइव के जीवन में जो यादगार घटनाएं थी उनको रिकॉर्ड करने के लिए। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, दीवानी प्राप्त करना ब्रिटिशन की जो कल्पनाएं थी उनकी घटनाओं में से स्पष्ट झलकता था। एज दीवान के रूप में द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी, जो कंपनी थी उसके नियंत्रण के अंतर्गत जो शासन थे वो मुख्य फाइनेंशियल के रूप में सामने आई। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, अब वो भूमि के प्रशासन के बारे में सोचने लगी। एंड ऑर्गेनाइज इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज, और अपने लगान के संसाधनों को संगठित करने के बारे में सोचने लगी। दिस हैड टू बी डन इन ए वे, ऐसा इस प्रकार से किया गया कि कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू, की ज़्यादा रेवेन्यू या लगान प्राप्त किया जा सके। टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा किया जा सके। ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर, एक जो व्यापारिक कंपनी थी वो उसने इस प्रकार से भी इसको सुनिश्चित किया कि इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड, कि इसकी आवश्यकताओं के जो उत्पादक थे वो खरीद सके। एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और जो वह चाहती थी वो उनको बेच सके। और द ईयर्स, आगे आने वाले वर्षों में कंपनी आल्सो लर्न, कंपनी यह भी सीखा कि इट हैड टू मूव विद सम क्वेश्चन, कि उसे कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। बीइंग एन एलाइन पावर, एक सहयोगी शक्ति होने के साथ ही इट नीडेड टू पेसिफाई दोज इन द पास्ट, उन्हें उन आवश्यकताओं के बारे में भी सीखना था जो कि अतीत में हो चुकी थी। हैड रूल्ड द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने के बारे में भी। एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और अधिकार और प्रतिष्ठा के का भी उन्होंने आनंद उठाया। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, जो उस समय की स्थानीय शक्तियाँ थी, हैड टू बी कंट्रोल, उनको नियंत्रण में कर लिया गया। बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, परंतु उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका। हाउ वाज दिस टू बी डन, ऐसा किस प्रकार से किया जा सका। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम कॉलोनाइज द कंट्री साइड, हम इस अध्याय में सीखेंगे किस प्रकार से कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में उपनिवेश के रूप में सामने आई। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सोर्सेज, किस प्रकार से उन्होंने लगान के संसाधनों को संगठित किया। रिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, और लोगों के अधिकारों किस प्रकार से उन्हें पुनर्गठित किया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और जो वो फसलें चाहती थी उनको कैसे उन्होंने उत्पन्न किया। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लगान। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई थी। बट इट स्टिल सा इट सेल्फ प्राइमरी एज ए ट्रेडर, परंतु फिर भी वह एक प्राथमिक व्यापार के रूप में स्वयं को देख रही थी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम, वह बहुत ही बड़ी मात्रा में लगान से आय प्राप्त करना चाहती थी। बट वाज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट, परंतु इस प्रकार की किसी भी गणना करने के लिए और इसको इकट्ठा करने के बारे में जो नियमितताएँ थी अभी भी वो नहीं समझ पाई थी। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज, प्रयासों में वृद्धि की गई थी। द रेवेन्यू एज मच एज कुड एड, ताकि लगान अधिक से अधिक प्राप्त की जा सके। एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क, और अच्छी प्रकार की कपास और सिल्क के जो कपड़े थे वो सस्ते रूप में खरीदे जा सके। विद इन 5 ईयर्स, 5 के वर्षों के अंतर्गत ही द वैल्यू ऑफ गुड्स बोट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, कंपनी ने बंगाल में जो वस्तुओं के जो दाम थे वो 2 गुने कर दिए। बिफोर 1865, 1865 से पहले, द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, कंपनी जो है भारत में वस्तु को जो खरीदती थी वो सोने और आयात को
इंग्लैंड से या ब्रिटेन से मंगवा कर खरीदते थे। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, परंतु अब ये जो लगान था, ये जो आय थी बंगाल में एकत्रित की जाती थी। कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और वस्तुओं का निर्यात करने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए उसका निर्यात करने के लिए पैसा जुटाया जाता था। सून इट वाज क्लियर दैट, शीघ्र ये स्पष्ट हो गया था कि द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग ए डीप क्राइसिस, कि बंगाल की अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत गहरा संकट है। आर्टिशंस वर डेजर्टिंग विलेजेज, जो कलाकार थे उन्होंने गाँवों को, जैसा कि पहले उनको मजबूरन होकर अपनी वस्तुओं को कंपनी को बेचा जाना था। एट लो प्राइसेस, कम मूल्यों पर वो बेचते थे। पेजेंट्स वेर अनेबल टू पे द ड्यू, जो किसान थे इस प्रकार के जो भुगतान थे उनको चुकाने में असमर्थ थे। देवर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, इसकी वो उनसे मांग कर रहे थे। आर्टिसन प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो कलाकारी या कारीगरों का जो उत्पादन था उसमें कमी आ गई थी। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शो साइंस ऑफ कोलैप्स, और कृषि से संबंधित जो उगाने वाली खेती थी या उगाने के लिए जो खेती थी उसके जो संकेत थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। देन इन 1770 में ए टेरिबल फेमाइन किल्ड, एक भयानक अकाल ने 10 लाख व्यक्तियों को मार दिया बंगाल में। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, लगभग 1/3 जो जनसंख्या थी वो समाप्त हो गई थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कृषि में सुधार की आवश्यकता। इफ द इकोनॉमी वाज इन रुइंस, यदि जो अर्थव्यवस्था थी वो नष्ट हो गई थी। द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या कंपनी अपने लगान की आय को सुनिश्चित कर सकी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील, बहुत से कंपनी अधिकारियों ने यह अनुभव करना आरंभ कर दिया कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज, कि भूमि में विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और कृषि को सुधारना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन, ऐसा किस प्रकार से किया जा सका। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर लगभग 2 दशकों तक वाद विवाद होता रहा। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, और अंततः कंपनी ने 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था उत्पन्न की। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इस बंदोबस्त के अर्थ के माध्यम से द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, उनकी पहचान जमींदारों के रूप में की गई। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, और उन्हें किसानों से लगान एकत्रित करने के लिए, किराया एकत्रित करने के लिए कहा गया। एंड पे रेवेन्यू द कंपनी, और इस लगान को कंपनी को भुगतान करने के लिए कहा गया। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और ये जो भुगतान था, ये जो राशि थी स्थायी रूप से स्थिर कर दी गई, हमेशा के लिए स्थिर कर दी गई। दैट एज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, जो कि भविष्य में अब नहीं बढ़ाई जा सकती थी। इट वाज फेल्ट द, ऐसा अनुभव किया गया कि दिस वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर, अतः कंपनीज के जो खजाने थे इसमें अब लगातार लगान आता रहेगा, इस प्रकार से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। एंड इट सेम टाइम एनकरेज द जमींदार, और उसी समय ही जमींदारों को प्रोत्साहित किया गया टू इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड, कि वो भूमि सुधारने में पैसा लगाए। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, जैसा कि राज्य की जो लगान की मांग थी वो बढ़ नहीं पाई। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और जमींदार भूमि से बढ़ते हुए उत्पादन की वृद्धि का फायदा उठाने लगे। समस्या, द परमानेंट सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, हावर क्रिएटेड प्रॉब्लम, यद्यपि इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट, कंपनी के अधिकारियों ने शीघ्र यह पाया कि जमींदार वन इफेक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, कि जमींदार जो भूमि की सुधार में कोई भी पैसा लगा नहीं रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, इस प्रकार से जो लगान स्थिर किया था बहुत इतना अधिक था कि जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, जमींदार इसको भुगतान करने में असमर्थ हो रहे थे। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, जो भी इसको भुगतान करने में असमर्थ होता था उसकी जमींदारी जो है छीन ली जाती थी। निम्न जमींदारी वर सोल्ड ऑफ एट एक्शन, असंख्य बहुत सी जमींदारियों को नीलामी के तहत बेच दिया गया, जिसको कंपनी के द्वारा संगठित किया गया। और ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।